हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज को। वीडियो नंबर 3 आज कवर करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस आज के वीडियो में भी कवर करेंगे। 40 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये पूरी वीडियो सीरीज आपके बहुत ही काम आएगी अपने केवीएस एनवीएस एग्जाम्स में और साथ ही साथ किसी भी और लिटरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 प्लेलिस्ट्स हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस भी ऐड करती रहूंगी। ब्रिटिश लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर की, इंडियन लिटरेचर की प्लेलिस्ट्स मैं बना चुकी हूँ और अब मैं आपको एमसीक्यूज शुरू करवा रही हूँ। John Donne could not receive degrees from Oxford and Cambridge. He refused to take the oath of supremacy due to his Catholic faith. देखो, जॉन डन कैथोलिक थे इसलिए उन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी नहीं ली। जो जरूरी था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से डिग्रीज लेने के लिए, इसलिए उन्हें डिग्रीज नहीं मिल सकी। यानी उनका फेथ कैथोलिसिज्म ये रीजन बन गया उनके डिग्रीज ना मिलने का। सिंपल एंड क्लियर ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या है ये आप जानेंगे मेरे जॉन डन जी के वीडियोस के थ्रू। मैंने आपको सभी राइटर्स के वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जो भी आपके केवीएस एग्जाम्स के सिलेबस में हैं। तो इन सभी वीडियोस को भी जरूर देखिए, तभी आप एमसीक्यूज को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। Next question, the metaphor of stiff twin compasses illustrate Donne's idea of physical love, sensual pleasure, spiritual constancy or religious submission. डन जी की पोइट्री है Valediction Forbidding Morning. He compares two lovers to stiff twin compasses. One foot stays fixed at the center, symbolizing constancy and stability, while the other moves around, symbolizing the physical distance. So this metaphor shows spiritual connection and unwavering love. Spiritual constancy को दिखाता है ये metaphor, not just physical or sensual pleasure. So option C here is the right one. Next question, arrange Pope's works chronologically: An Essay on Man, Pastorals, Rape of the Lock and Dunciad. पेस्टरल्स इज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो कि 1709 का है। इसके बाद है रेप ऑफ द लॉक, 1712 में एक वर्जन आया था, 14 में भी आया था, बाद में पहला 12 में ही आया था। इसके बाद है डंशिएट दैट इज 1728 और उसके बाद है 1733 से 34 में पब्लिश हुआ था एसे ऑन मैन। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। Essay on criticism, Rape of the Lock, Essay on Man and Dunciad. Essay on criticism is giving an advice on literary criticism. So it matches with 2. It is didactically giving an advice. Rape of the Lock, humorous poem on a trivial event in epic style, mock epic. Essay on Man explores human nature and morality. It is a philosophical work. And Dunciad attacks literary dullness and mediocrity. ऑप्शन 4 के साथ मैच करेगा तो A2, B3, C1, D4। A2, B3, C1, D4 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पोप्स satirical outlook? Alexander Pope suffered from Pott's disease, a spinal deformity from childhood,
which left him short and physically deformed. And this personal limitation, along with his keen observation of society, of course, shaped his satirical outlook, making him sharp in criticizing human folly and social pretensions. So, Pott's disease, option B, is the right answer. दोबारा से हम आप पहुंचे assertion reasoning की तरफ. Wordsworth believed poetry arises from emotions recollected in tranquility. ये तो बहुत ही पॉपुलर लाइन है वर्ड्सवर्थ जी की. Reason, he rejected imagination and emphasized reason. वर्ड्सवर्थ कहते थे पोएट्री इमोशन से पैदा होती है, इमोशन से बनती है. यानी फीलिंग्स को शांत मन से याद करके अगर आप लिखेंगे तो अच्छे से एक अच्छे पोएट बन सकते हैं. लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन को रिजेक्ट नहीं किया. इमेजिनेशन और नेचर दोनों उनके लिए सेंट्रल थे, रीजन सिर्फ सेकेंडरी था. तो ऑप्शन सी ए इज ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है. ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. Reason. Coleridge's poetry often deals with supernatural elements. He believed readers willingly suspend disbelief for emotional truth. कॉलरिज की पोम्स में ऑफन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कंसेप्ट है एक जो कि एग्जिस्ट करता है. रीडर्स अपने डाउट्स साइड में रखकर इमोशनल ट्रूथ फील करते हैं जो सुपरनैचुरल को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है. जब भी हम कोई गॉथिक मूवीज देखते हैं, बिपाशा बसु जी की सारी मूवीज, राज, हम मानते हैं ना कि भूत है, जबकि हम में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया मोस्ट प्रोबेबली. बहुत सारी चीजों में हम बिलीव करते हैं, मूवीज में चमत्कार होते हुए देखते हैं, कोई घोस्ट देखते हैं, किसी को उड़ता हुआ देखते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि इन रियलिटी नहीं हो सकता. सारी स्पाइडरमैन मूवीज को देख लीजिए, जब थोड़ी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिलीव करते हैं कि हाँ स्पाइडरमैन जैसा कुछ पॉसिबल है, तभी देखकर एंजॉय कर पाते हैं ना. अगर पहले ही रिजेक्ट कर देंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई कैसे उड़ सकता है, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, देखना देखना शुरू ही नहीं करेंगे. तो लोग एंजॉय करते हैं सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिसबिलीव करवाकर. तो दोनों ही ट्रू हैं, बोथ ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए. फैंसी इमेजिनेशन के बारे में मैं आपको 2-3 वीडियोस दे चुकी हूँ, और एसटी कॉलरिज के बारे में अभी जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था उसमें भी मेंशन है. प्राइमरी, सेकेंडरी, फैंसी, ये 3 कंसेप्ट दिए थे इन्होंने. प्राइमरी इज ह्यूमन परसेप्शन. हम लोग कुछ ना कुछ परसेप्ट करते हैं. आप अभी देख पा रहे हैं, दिस कलर इज व्हाइट, दिस इज येलो, दिस इज ब्लू, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्क्वायर. ये होता है प्राइमरीली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना थ्रू ह्यूमन परसेप्शन, तो प्राइमरी इमेजिनेशन. फैंसी इज आपका मैकेनिकल प्रोसेस. आप कुछ चीज सुनते हैं, उसको ग्रैब करते हैं, आपका ईयर किस तरीके से वर्क करता है, आपकी आईज किस तरीके से वर्क करती हैं, आपकी टच सेंस, कोई भी सेंसेस आपकी किस तरीके से वर्क करती हैं, दैट इज द मैकेनिकल प्रोसेस. एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है आप आर्टिस्टिक हैं. सेकेंडरी इमेजिनेशन आर्टिस्टिकली रीशेप करती है आइडियाज को. तो फैंसी सिर्फ मैकेनिकल, सेकेंडरी आर्टिस्टिक, and primary human perception. To option A here is the right answer. Next question, which poem best illustrates love as a self-contained universe? Option B, The Sun Rising. जॉन डन की द सनराइजिंग में लवर्स अपने लव को एक कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स के रूप में देखते हैं. पोम में कहा गया है कि दुनिया, टाइम और स्पेस सब लवर्स के रूम के अंदर सिमट जाते हैं. लव ही उनका होल वर्ल्ड बन जाता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन वाज अपॉइंटेड डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन 1621. जॉन डन को 1621 में सेंट पॉल कैथेड्रल का डीन अपॉइंट किया गया था. ये उनके एक्लेसियस्टिकल करियर का पीक था, जब वो मेटाफिजिकल पोएट के साथ एक प्रोमिनेंट एंग्लिकन क्लर्जीमैन भी बन चुके थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Wordsworth's ideas of spots of time primarily refers to childhood innocence, moments of intense emotional experience shaping personality, political memories of French Revolution, or supernatural visions.
वर्ड्सवर्थ का स्पॉट्स ऑफ टाइम ऐसा पावरफुल मोमेंट होते हैं जो चाइल्डहुड या लाइफ में डीप इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ये मेमोरीज लेटर लाइफ में माइंड को नरिश करती हैं, पर्सनैलिटी और मॉरल स्ट्रेंथ बिल्ड करती हैं। ये ना पॉलिटिक्स है ना सुपरनैचुरल, बल्कि साइकोलॉजिकल इमोशनल एक्सपीरियंस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question. The term metaphysical conceit refers to decorative imagery, classical imitation, extended intellectual metaphor, or pastoral symbolism. मेटाफिजिकल कंसीट एक कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन होता है जिसमें बिल्कुल अनरिलेटेड चीजों को लॉजिकली जोड़ा जाता है। जॉन डन जैसे पोएट्स लव, रिलीजन, साइंस को एक ही मेटाफर में कनेक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ डेकोरेटिव इमेजरी या पेस्टोरल सिंबल नहीं होता, बल्कि शार्प थिंकिंग और विट का रिजल्ट होता है, जैसे कि उन्होंने अपनी पोइट्री फ्ली में, द फ्ली, आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। जॉन डॉन को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है। द फ्ली में उन्होंने फ्ली यानी कि एक फिल्दी क्रीचर के साथ मैरिज को कंपेयर किया है और काफी लॉजिक देने की कोशिश की है। If is human to forgive divine appears in which work? An essay on criticism. In one of his first major poems written by the English writer Alexander Pope, published in 1711. It is the source of famous quotation to err is human, to forgive divine, a little learning is a dangerous thing, or one more, fools rush in where angels fear to tread. तो ये सारी कोट्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इस लाइन को किस राइटर ने, मॉडर्निस्ट राइटर ने अपनी एक राइटिंग के रूप में इस्तेमाल किया? एक वर्क उन्होंने लिखा लगभग इसी टाइटल से रिलेटेड। कौन थे वो राइटर, मुझे कमेंट्स में बताइए। आगे चलते हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ रेफर्स टू व्हाट? द करेक्ट आंसर इज टेम्पररी एक्सेप्टेंस ऑफ अनरियल। इसका मतलब होता है कि रीडर अपनी लॉजिक को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देते हैं, जैसे कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, इन सब में ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि इन रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। पोएट्री को इमोशनली फील कर सकते हैं अगर थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर दे कि हाँ ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलरिज की पोएट्रीज मेनली डील करती हैं किस चीज के साथ? सुपरनैचुरल एंड इमेजिनेशन। कॉलरिज की पोइट्री में फोकस सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और इमेजिनेशन पर होता है और बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको इनकी पोइट्रीज में, जैसे कि कुबला खान एंड डिजेक्शन एंड ओड एंड मेनी अदर पोइट्रीज। लॉजिक से ज्यादा इमेजिनेशन के थ्रू इमोशनल ट्रूथ को एक्सप्लोर करना होता है। Coleridge was known as the sage of Highgate because of his philosophical conversation। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हाईगेट में रहकर लोगों के साथ डीप फिलोसॉफिकल, लिटरेरी और मेटाफिजिकल डिस्कशंस करते थे। पोएट्स, थिंकर्स और स्टूडेंट्स उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते थे। ये टाइटल उनकी कॉन्वर्सेशन और इंटेलेक्ट की वजह से मिला, सिर्फ पोइट्री या पॉलिटिक्स के लिए नहीं। तो हिज फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस। Michael by Wordsworth is what? It is a pastoral tragedy। होम रूरल लाइफ, शेपर्ड माइकल और उसके सन ल्यूक की स्टोरी बताते हैं। माइकल एंड ल्यूक सिंपल विलेज सेटिंग के अंडर लॉस, सेक्रीफाइस और मॉरल ट्रेजेडी दिखाई गई है। Which term describes Pope's frequent epigrammatic style? अलेक्जेंडर पोप का स्टाइल एपिग्रामेटिक माना जाता था, जिसमें शॉर्ट, शार्प और विटी स्टेटमेंट्स होते थे जिन्हें एफोरिज्म कहते थे, जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। एफोरिज्म ये सेंटिमेंटल या लिरिकल नहीं है, बल्कि बहुत ही शॉर्ट विटी विजडम कही जाती है, जो कि पोप की पोएट्री की खास पहचान थी। एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव डिवाइन, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये सब तो काफी पॉपुलर हैं ही। दिस वन इज माय पर्सनल फेवरेट। Charms strike the sight, but merit wins the soul. This is from Rape of the Lock. Next question. Coleridge's Dejection and Ode mainly explores joy and inspiration, political revolution, personal sadness and loss of inspiration, childhood innocence. Coleridge की डिजेक्शन एंड ओड मेनली पर्सनल मेलनकली, इमोशनल डेस्पेयर और क्रिएटिव स्टर्लिटी को एक्सप्लोर करती है। पोएट नेचर को देख सकता है पर उसे जॉय फील नहीं कर पाता, एंजॉय नहीं कर पाता देखकर।
ये इमेजिनेशन और इंस्पिरेशन के लॉस को शो करती है। पोम पॉलिटिक्स या चाइल्डहुड इनोसेंस पर नहीं है, बल्कि इनर डीप इमोशनल क्राइसिस पर फोकस्ड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60. Coleridge was heavily influenced by which German philosopher? The correct answer is option B, Immanuel Kant. कैंट के आइडियाज अबाउट ह्यूमन परसेप्शन, माइंड शेपिंग रियलिटी और मॉरल लॉ ने कॉलरिज को लिटरेरी और मेटाफिजिकल लेवल पर बहुत डीपली शेप किया था। साथ ही साथ आप इन प्लेलिस्ट्स को कवर करना भी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स को भी कवर करना शुरू कर दूंगी और इन प्लेलिस्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।